नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका साइंस दीप पर। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है क्रिया, और आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न लगाएंगे। क्या होती है? जिन शब्दों से कार्य के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से कार्य के करने का बोध होता है इसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब धातु क्या होती है? धातु होती है जैसे पढ़, लिख, खा, पी, चल, ये धातु होती है। इनमें ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, चलना, ये सब क्रिया बन जाती हैं। हम देखते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार पहला होता है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? दो कौन कौन से होते हैं? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है। कर्म पर वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। जैसे उदाहरण है इसका उदाहरण देखते हैं हम। राम दौड़ता है। तो हमने बताया ना, जैसे क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, तो हमारा कर्ता क्या है? राम। तो अब इसमें कर्म तो है नहीं, क्रिया है सीधी, दौड़ता है, तो राम दौड़ता है। ये हुआ हमारा कर्ता, और ये हुई क्रिया, दौड़ता है। दूसरा उदाहरण है हमारा सोहन पढ़ता है। सोहन पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? सोहन। अकर्मक क्रिया की पहचान हम कौन प्रश्न करके अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं? जैसे ये उदाहरण है ना, राम दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है? राम दौड़ता है। सोहन पढ़ता है, कौन पढ़ता है? सोहन पढ़ता है। ठीक है, ऐसे ही अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया वह होती है जिस क्रिया को करने में, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म पर सीधा पड़ता है और कर्ता पर नहीं पड़ता, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। इसका उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता, राम पुस्तक पढ़ता है। चिड़िया पानी पीती हैं। चिड़िया पानी पीती है। और राधा हिंदी पढ़ती है। राधा हिंदी पढ़ती है। सकर्मक क्रिया की पहचान हम क्या और किससे लगाकर, क्या और किससे
ये प्रश्न लगाकर सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो जैसे ये उदाहरण हमने लिखा है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो ये हमारा कर्म हुआ, पुस्तक पढ़ता है। चिड़िया क्या पीती हैं? पानी पीती हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। राधा हिंदी पढ़ती है, क्या पढ़ती है? हिंदी पढ़ती है। तो इस तरह से हम सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। अब सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया के प्रकार। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। क्या होते हैं? एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसके दो प्रकार होते हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। एकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें केवल ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही कर्म हो, एक ही कर्म हो। जैसे सोहन खाना खाता है, इसमें एक ही कर्म हुआ, खाना खाता है। राम ने रावण को मारा, एक ही कर्म हुआ, राम ने रावण को मारा। और बच्चे ने खाना खाया, क्या खाया? बच्चे ने खाना खाया। ये हो गई हमारी एकर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया होती है जहाँ क्रिया दो कर्म के बिना संभव ना हो, दो कर्म के बिना संभव ना हो, वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। इसके उदाहरण हैं, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। तो ये हमारी दो कर्म हो गए, बच्चे को और खाना खिलाया। ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो ये भी हमारे दो कर्म हो गए, छात्रों को और हिंदी पढ़ाई। ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिया की संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। अब हम दूसरा देखते हैं क्रिया की संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? ये होते हैं 5। सबसे पहला देखते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए वहाँ सामान्य क्रिया होती है। जहाँ केवल एक ही क्रिया, एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए। ठीक है। इसको उदाहरण है, इसको उदाहरण से समझते हैं हम। इसका उदाहरण है, मैंने गाया, उसने खाया, या फिर मैंने देखा। तो यहाँ सिर्फ ये हुआ अपना कर्ता, ये कर्ता हो गया और ये हो गई हमारी क्रिया। एक ही क्रिया है, मैंने गाया, उसने खाया, मैंने देखा। ठीक है। ये हो गई हमारी सामान्य क्रिया। दूसरी देखते हैं संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी एक क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराती हैं तो इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर
एक क्रिया के बोध होने का, एक क्रिया का बोध कराती हैं, तो वहाँ होती है संयुक्त क्रिया। इसमें दो क्रिया में, इन दो क्रियाओं में पहली क्रिया होती है मुख्य क्रिया और दूसरी होती है रंजक क्रिया। अब रंजक क्रिया क्या होती है? रंजक क्रिया वह होती है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर बाकी के अर्थ में विशेषता लाती है, उसे रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर बाकी के अर्थ में, मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर बाकी के अर्थ में विशेषता लाती है, वह होती है रंजक क्रिया। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है इसका, पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा, तो ये हमारी हो गई मुख्य क्रिया, और ये लगा, ये है हमारी रंजक क्रिया। तब ये दो क्रिया मिलकर किसी एक क्रिया के होने का बोध करा रही है कि पानी बरसने लगा। दूसरा है उदाहरण, सीता लिखा करती है, तो ये हमारी हो गई मुख्य क्रिया और ये है हमारी रंजक क्रिया। इसे सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है। राम वनवास को गए, तो ये हमारी हो गई मुख्य क्रिया और ये हो गई हमारी रंजक क्रिया। अब हम देखते हैं तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया। हम देखते हैं तीसरी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता किसी कार्य को समाप्त कर कर, जब कर्ता किसी कार्य को समाप्त कर कर उसी पल कोई दूसरा कार्य आरंभ कर दे, तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है। जब कर्ता किसी कार्य को कर कर, जब कर्ता किसी कार्य को समाप्त कर कर, जब कर्ता किसी कार्य को समाप्त कर कर उसी पल दूसरा कार्य आरंभ कर दे, तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसके उदाहरण होते हैं, इसके उदाहरण हम समझते हैं। जैसे राम खाना खाकर स्कूल चला गया। अब इसने पहले खाना खाया, खाना खाकर स्कूल चला गया, किसी कार्य को समाप्त किया उसने, खाना खाकर ये समाप्त किया और स्कूल चला गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा देखते हैं हम, राधा हिंदी पढ़कर चली गई। बच्चा खाना खाकर सो गया। अब एक कार्य खत्म किया इन्होंने, खाकर और सो गया, दूसरा कार्य आरंभ कर दिया। राधा ने हिंदी पढ़ी और वह पढ़कर चली गई, तो यहाँ भी उसने एक कार्य खत्म किया और दूसरा कार्य करने लगी, तो ये हो गई हम। अब हम देखते हैं तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जब कर्ता द्वारा स्वयं किसी कार्य को या किसी क्रिया को ना करते हुए किसी दूसरे को
प्रेरणा देता है, तो वहाँ होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता द्वारा स्वयं किसी क्रिया को ना करते हुए किसी अन्य को क्रिया करने के लिए प्रेरणा देता है, ये तो वहाँ होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके उदाहरण हम देखते हैं, जैसे सोहन ने मोहन से पत्र लिखवाया। तो यहाँ सोहन ने मोहन को प्रेरणा दी पत्र लिखने की, तो ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे नरेश ने माली से घास कटवाई। तो यहाँ नरेश ने माली को प्रोत्साहित किया या प्रेरणा दी घास काटने के लिए, तो ये भी हुई प्रेरणार्थक क्रिया। और माँ ने बेटी से खाना बनवाया। तो यहाँ माँ ने बेटी को खाना बनाने के लिए प्रेरणा दी, तो ये हो गई हमारी तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया। अब चौथी थी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवी हम देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जब किसी संज्ञा एवं विशेषण में अर्थात नाम पदों के अंत में कोई प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ नाम धातु क्रिया होती है। जैसे हाथ, इसमें कोई प्रत्यय लगाकर हम देखते हैं, जैसे हत्याया, तो ये हुई नाम धातु क्रिया। जब किसी संज्ञा या विशेषण अर्थात नाम पदों के अंत में कोई प्रत्यय लगाकर नई क्रिया का निर्माण करते हैं, तो वह होती है नाम धातु क्रिया। ठीक है, इसका उदाहरण हम देखते हैं। इसके उदाहरण है, यह दृश्य तुम पर फिल्माया गया है। तो ये फिल्माया, इससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह नाम धातु क्रिया है। दूसरा है सेठ ने मकान हथियाया, तो ये हथियाया हुई हमारी नाम धातु क्रिया। तीसरा, वह लड़का लजियाया, तो ये हमारी नाम धातु क्रिया हुई। ये हमारी हुई 5 क्रियाएं जो हमारी क्रिया की संरचना के आधार पर थी। अब हम देखते हैं इसके आगे पूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद। तो पूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। पूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद 2 होते हैं। एक होता है अपूर्ण क्रिया और दूसरा होता है पूर्ण क्रिया। तो पूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद, पूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद ये होते हैं 2। पहला होता है अपूर्ण क्रिया और दूसरा होता है पूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या होती है? जब क्रिया का अर्थ पूर्ण करने के लिए क्रिया को किसी अन्य क्रिया या अन्य शब्दों पर निर्भर होना होता है, तो वहाँ होती है अपूर्ण क्रिया। जब क्रिया का अर्थ पूर्ण करने के लिए क्रिया को किसी अन्य शब्दों पर या अन्य पूरक शब्दों पर निर्भर होना होता है, तो वहाँ होती है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया के उदाहरण हैं, वह तुम्हें बुद्धिमान समझता है। वे हमारे गुरु हैं। वे हमारे
गुरु हैं। तो यहाँ क्रिया को डिपेंड होना पड़ रहा है बुद्धिमान पर और यहाँ हमारे पर। तो यहाँ हुई अपूर्ण क्रिया। और हम अब क्रिया पूर्ण क्रिया क्या होती है? पूर्ण क्रिया होती है जिस क्रियापद से क्रिया का पद स्पष्ट होता है। जिस क्रियापद से क्रिया का पद स्पष्ट होता है उसे कहते हैं पूर्ण क्रिया। इसके उदाहरण हैं लड़का सोता है, वह रोता है, वह खाता है। तो यहाँ क्रिया पूर्ण हो रही है। लड़का सोता है, कौन सोता है? सोता है। रोता है, वह खाता है। तो यहाँ क्रिया पूर्ण हो रही है, इसे किसी पर डिपेंड नहीं होना हो रहा है। तो यह हुई पूर्ण क्रिया। आइए हम देखते हैं क्रिया से बनते हुए कुछ क्वेश्चन, जिससे हमें क्रिया के बारे में पता चलेगा। जैसे ये शिक्षक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें है द्विकर्मक क्रिया। शिक्षक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? बच्चों को हिंदी पढ़ाई। तो ये दो कर्म हो गए शिक्षक के, बच्चों और हिंदी। तो ये हुई हमारी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आज मैंने पापा से खिलौने मंगवाए। तो इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि इसमें मैंने पापा से खिलौने मंगवाए, मतलब मैंने पापा को प्रेरणा दी खिलौने मंगवाने की। ठीक है। तीसरा है राजा खाना खाकर स्कूल चला गया। तो इसमें है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, क्योंकि राजा नहीं, ये है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि राजा ने खाना खाकर स्कूल चला गया। तो राजा ने खाना खाया, एक काम खत्म किया और दूसरा स्कूल चला गया। तो एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू कर दिया, यानी ये हुई हमारी पूर्वकालिक क्रिया। यह दृश्य दार्जिलिंग में फिल्माया गया है। इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया मैंने अभी आपको बताया था ना, जहाँ ये फिल्माया, हथियाया, लजाया, ये शब्द आते हैं तो वहाँ नाम धातु क्रिया होती है। तुम रोज स्कूल जाया करो। तो ये है संयुक्त क्रिया। ठीक है, ये है संयुक्त क्रिया, तुम रोज स्कूल जाया करो। पांचवा क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं दो। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में मैंने आपको पहले बता ही चुका है कि क्या होती है। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? यह क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। और धातु क्या होती है? धातु होती है जैसे पढ़, लिख, खा, पी, चल, ये होती है धातु। इनमें ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है। तो जैसे पढ़ का हो जाता है पढ़ना, लिख का हो जाता है लिखना, खा का होता है खाना, पी का हो जाता है पीना, चल का होता है चलना। ये होती है हमारी धातु। धातु से क्रिया बनना। काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया। मैंने आपको बताया ही था कि क्रिया क्या होती है। कर्ता पर प्रभाव पड़े तो वहाँ होती है अकर्मक क्रिया, और जहाँ कर्म पर प्रभाव पड़े वहाँ होती है सकर्मक क्रिया। तो काम का नाम बताने वाली क्रिया, बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया।
चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो इस वाक्य में उड़ रही है पूछा है कि क्या है, तो उड़ रही है अकर्मक क्रिया। इसका आंसर है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की पहचान हमने आपको बताया ही था कि इसमें कौन प्रश्न पूछकर अकर्मक क्रिया का पहचान कर सकते हैं। तो कौन आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। राधा हिंदी पढ़ती है, तो इसमें कौन सी क्रिया है, राधा हिंदी पढ़ती है, इसमें क्रिया है नौवां क्वेश्चन है हमारा, राधा हिंदी पढ़ती है, तो इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। राधा क्या पढ़ती है, हिंदी पढ़ती है। मैंने आपको बताया था कि सकर्मक क्रिया की पहचान क्या से हो सकती है, क्या क्वेश्चंस लगा के या क्या प्रश्न पूछकर सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। शिकारी ने शेर को मारा, तो इसमें है एकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया, शिकारी ने किसको मारा, शेर को मारा, एक ही कर्म किया है, तो यहाँ है एकर्मक क्रिया। ये थे हमारे क्रिया के कुछ क्वेश्चंस। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए साइंस दीप के साथ। धन्यवाद।